नमस्कार। ये जो लेक्चर है तीसरा लेक्चर होने वाला है सीयूटी से रिलेटेड। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है दिया है, इट इज़ ए स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एंड ए गिवन टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। पहला है क्लाइमेट, दूसरा है वेदर, इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड है एग्रोमेट्रोलॉजी से। तो एग्रोमेट्रोलॉजी जो वर्ड है वो बना है ग्रीक वर्ड से मिलकर दो। इसका मतलब होता है मेट्रोस, जिसमें मतलब होता है हाई इन स्काई, एंड लोजिया जिसका मतलब होता है स्टडी करना। फिर आता है वर्ड क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी ग्रीक वर्ड केल्मिया, जिसका मतलब होता है स्लोप ऑफ अर्थ, प्लस लोजिया मतलब इसका होता है स्टडी। और इसी के साथ साथ एग्रोमेट्रोलॉजी से क्वेश्चन है। तो एग्रोमेट्रोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं। एक होता है क्लाइमेक्स, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए प्लांट कम्युनिटी ऑफ मोस्ट एडवांस टाइप कैपेबल ऑफ डेवलपमेंट अंडर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द प्रेवलिंग इन्वायरमेंट, इसको कहते हैं क्लाइमेक्स। और लेटीट्यूड, और एक होता है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड को कहते हैं द हाइट फ्रॉम मेन सी लेवल। और दूसरा वर्ड अभी यूज़ किया था, उसमें दिया था कि लेटीट्यूड। लेटीट्यूड का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, उसको कहते हैं लेटीट्यूड। यहाँ पे आपको बताना था कि स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन पोजीशन एट ए गिवन टाइम, तो उसको क्या कहेंगे, तो वेदर। अब आता है क्लाइमेट और वेदर, दो वर्ड होते हैं, एक क्लाइमेट एक वेदर। इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो होने वाला है वेदर। और क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट किसको कहेंगे, लार्जर एरिया एंड लॉन्गर पीरियड में अगर हम कंडीशन को देख रहे हैं तो इसको हम कहेंगे क्लाइमेट। और इसके जो एग्जांपल हैं हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कोल्ड सीजन की क्लाइमेट, मेराइन क्लाइमेट या सेमी एरिड, ह्यूमिड क्लाइमेट, ये सारी क्लाइमेट्स में आती हैं। फिर अब बात आती है वेदर की। तो वेदर क्या होता है, ए स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एंड ए गिवन टाइम। इसमें आप देखते हैं कि कोल्ड वेदर, रेनी डे, हॉट डे, क्लाउडी डे, वेदरी डे, ये सारे आएंगे तो फिर उसको हम कहेंगे क्या कि वेदर है, ठीक है। फिर इसी में इंपॉर्टेंट एक टर्म और आता है पीआरए, इसका मतलब होता है फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी सीयूटी में पूछा भी गया था पिछली बार कि थर्मल डेथ पॉइंट क्या होता है। थर्मल डेथ पॉइंट का मतलब होता है द क्रिटिकल टेम्परेचर अबव विच प्लांट गेट किल्ड। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर इसके बाद में प्लांट किल हो जाएंगे तो उसको कहते हैं थर्मल डेथ पॉइंट। अगला क्वेश्चन दिया है, इट रेफर्स टू द वेपर वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। जो कंटेंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर है तो उसको क्या कहेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ह्यूमिडिटी। और फिर पूछा गया है कि वेपर प्रेशर डिफिशिएंट क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब है वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो उसको कहेंगे ह्यूमिडिटी। और इसके अलावा एक होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसका मतलब होता है इट इज़ अ रेशियो ऑफ रेट ऑफ प्रोसेस एट ए सर्टेन टेम्परेचर टू दैट ए टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस लोअर। द डार्क रिएक्शन हैज़ ए हाइयर Q10 वैल्यू 0.1 या 1 देन लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो उसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। और जैसा कि अभी बताएं, फिर इसमें हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन। जो डायरेक्ट रेडिएशन का मतलब होता है कि जो सन से डायरेक्ट आ रही है, और डिफ्यूज रेडिएशन का मतलब होता है जो सन से डायरेक्ट आ रही है और इन्वायरमेंट में बहुत सारे रीजन्स की वजह से डिफ्यूज हो जा रही इधर उधर, तो उसको कहते हैं डिफ्यूज रेडिएशन। ये 65% होती है टोटल पीआरए का, फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं, इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं। चूँकि जो सीयूटी एग्ज़ाम है इसमें इंस्टीट्यूट भी मैचिंग में आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला है आईएमडी। आईएमडी का मतलब होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना पुणे में हुई थी 1875 में, और प्रेजेंट टाइम में ये न्यू दिल्ली में है। फिर आता है डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी। फिर एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट आता है NRSA, इसका मतलब होता है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, और ये जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। और इसके अलावा फिर आता है एक
SAC, जिसका मतलब होता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है और की जो स्थापना है 1972 में हुई थी। इसके साथ में एक जो इंस्टीट्यूट है वो आता है IMO, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जिनेवा में हुई थी और 1873 में हुई थी। ये फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो था वो शिमला में 1864 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है विंड वेलोसिटी इज अ मेजर्ड बाई, जो विंड की वेलोसिटी है वो किसके थ्रू मेजर करते हैं। तो विंड की जो वेलोसिटी होती है उसको हम मेजर करते हैं एनीमोमीटर से, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट। इसके साथ साथ में बैरोमीटर के थ्रू हम एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसको मेजर करते हैं। फिर एक इंस्ट्रूमेंट आता है सॉइल टेम्परेचर लेने के लिए, जिसको हम कहते हैं सॉइल थर्मोमीटर। और अगर हमें टेम्परेचर लेना है किसी भी जगह का तो हम थर्मो कैप्सूल यूज़ करते हैं। याद रखना, सॉइल का अगर ले रहे हैं सॉइल थर्मोमीटर यूज़ करेंगे, और किसी भी जगह का ले रहे हैं तो थर्मो कैप्सूल यूज़ करेंगे। फिर एक होता है थर्मोग्राफ, जिसका अगर थर्मोग्राफ से अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस एयर का टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं। इसी इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है उनको देख लेते हैं, जैसा कि हाइग्रोग्राफ होता है जिससे हम कंटिन्यूस रिकॉर्ड करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। फिर आता है रेन गेज, इसके थ्रू हम रेनफॉल को रिकॉर्ड करते हैं। इसी के साथ साथ में हम बात करते हैं हेलियोग्राफ, हेलियो का मतलब होता है ब्राइट सनशाइन हावर्स को रिकॉर्ड करते हैं हेलियोग्राफ से। एल्बेडोमीटर, एल्बेडोमीटर से हम रेडिएशन या एक टर्म यूज़ करते हैं एल्बेडो, एल्बेडो का ही मतलब होता है रिफ्लेक्टिव रेडिएशन, उसको ही हम एल्बेडो कहते हैं, ठीक है। फिर आता है एक पायरिडियोमीटर, जिससे हम शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव दोनों रेडिएशन यानी कि बोथ रेडिएशन को हम इसे मेज़र करते हैं। फिर आता है एक विंड वेन और एनीमोमीटर की बात यहाँ पर हुई। जो एनीमोमीटर होता है विंड की वेलोसिटी को ये मेज़र करता है, और एक होता है विंड वेन जो विंड की डायरेक्शन को मेज़र करता है। रेन गेज रेनफॉल को मेज़र करता है, ठीक है। और फिर एक इंस्ट्रूमेंट पूछा गया था कि स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर किसके लिए यूज करता है। तो स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर सोलर रेडिएशन को मेज़र करता है इन नैरो वेवलेंथ में सोलर रेडिएशन को ये मेज़र करता है। पायरिनोमीटर टोटल इंसोलेशन यानी कि इनकमिंग रेडिएशन को ये मेज़र करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ माइन्यूट ड्रॉप ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन द एयर एट हाई एल्टीट्यूड। तो उसको क्या कहेंगे, तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड आपका, उसको कहेंगे क्लाउड। और अब यहाँ पे क्लाउड पूछा गया, फॉग है, ये सारे टर्म है, तो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। अगर आप बात करते हैं कि फॉग, क्लाउड और ड्रॉपलेट, तो इनका जो साइज़ है इसको आप याद कर लीजिए। तो साइज़ आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ में कुछ लाइन होती हैं जो मैप पे हम ड्रा करते हैं, उनको इस प्रकार से कुछ देख सकते हैं। तो पहले तो एक होती है आइसोटेक, जिसको हम इक्वल विंड स्पीड अगर है तो वहाँ की हम लाइंस को आइसोटेक कहेंगे। फिर अगर इक्वल सेलेनिटी है तो आइसो हेलाइन कहेंगे। अगर आइसो हेल्स कह रहे हैं तो सनसाइन डायरेक्शन होनी चाहिए इक्वल। फिर होता है थर्मो आइसो प्लेट्स, तो इक्वल सॉइल टेम्परेचर होना चाहिए, तो उसको कहेंगे। आइसोफेंस कब कहेंगे, जब सेम पॉइंट ऑफ बायोलॉजिकल इवेंट सच एज अ फ्लावरिंग ऑफ क्रॉप, तो उसको हम आइसोफेन कहेंगे। फिर होता है आइसोहाइप्स यानी या कंटूर को ही कभी कभी आइसोहाइप्स कह लेते हैं। तो इक्वल एलिवेशन की जो लाइन मैच करती है उनको कंटूर कहते हैं। और अगर और डीप में आप जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे आइसोहाइप्स वर्ड यूज होता है। फिर प्रेशर कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द प्रेशर, तो प्रेशर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और कुछ इसकी यूनिट होती है, जैसे CGS में डाइन होती है, FPS में इसकी पाउंड होती है, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड में ये इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन होती है। फिर SI में मेगा पास्कल होती है, ये कुछ फोर्स की यूनिट है। चूँकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर एग्रोमेट्रोलॉजी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, तो जो भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड यहाँ पे मुझे याद आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का, इट इज़ एन ऑटोमेटेड मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन। ऑटोमेटिक मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन, अगर सरफेस इरिगेशन आप कर रहे हैं उसमें ऑटोमेटेड यानी कि स्वयं आपको कुछ ना करना पड़े, ऐसा मेथड कौन सा है। तो राइट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे 4th केवलिगेशन, ठीक है, केवलिगेशन। तो
इरिगेशन जब भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको वेशन मेथड, कोग्रेशन, सर इरिगेशन को ही ऑन ऑफ इरिगेशन कहते हैं, तो ये आप इरिगेशन टॉपिक में देखेंगे। इरिगेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट क्या होती है। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, इंसिफेंट बिल्डिंग पॉइंट एक वर्ड यूज होता है, एक होता है अल्टीमेट बिल्डिंग पॉइंट। चूँकि जब भी हम वाटर की बात करते हैं तो एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, एक होता है हमारा सेचुरेशन पॉइंट। सेचुरेशन पॉइंट पे जो प्रेशर होता है 0 बार होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा आता है फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। फिर आता है बिल्डिंग पॉइंट, फिर आता है इंसिपेंट बिल्डिंग पॉइंट, फिर आता है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, फिर होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, फिर होता है अवेलेबल वाटर। तो इस प्रकार से एक पूरा टेबल ड्रा करते हैं। इसमें जो वैल्यूज़ हैं इनको आप याद कर लीजिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सेचुरेशन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिस जगह वाटर सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है, बट प्लांट के लिए ये अवेलेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका भी रीज़न है। क्योंकि जो सेचुरेशन पॉइंट पे क्या होता है, माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स दोनों फिल होते हैं बाय द वाटर, और जब दोनों पोर्स में अगर वाटर अगर उपलब्ध है तो प्लांट उसको नहीं ले पाएंगे। लेकिन फिर भी क्या होता है, राइस के केस में ये ऐसा नहीं होता है। राइस का जो खेत होता है उसमें जो राइस की लीव्स होती हैं, स्टेम होता है, इनमें पैरेनकाइमेटिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं। पैरेनकाइमेटिक टिश्यूज़ के थ्रू ये एटमॉस्फेयर की एयर को ले लेते हैं, और जो वाटर है दोनों इनके पोर यानी कि माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स दोनों में अवेलेबल है, वहाँ से वाटर फाउंड कर लेते हैं, तो ये सर्वाइव करते हैं। लेकिन सारी क्रॉप्स के साथ ऐसा नहीं होता है, तो वो वाटर लैक कंडीशन में या सेचुरेशन पॉइंट पे किल कर जाती हैं प्लांट। लेकिन राइस इसका एक एक्सेप्शन है जो कि वाटर लैक कंडीशन में भी सर्वाइव अच्छे से करता है, चूँकि उसमें पैरेनकाइमेटिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ठीक है। ये याद रखिए। कैपिलरी वाटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है प्लांट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रो और माइक्रोपोर्स होते हैं, माइक्रोपोर्स में एयर होती है और माइक्रोपोर्स में वाटर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछा गया है, इट इज़ द यील्ड ऑफ मार्केटेबल क्रॉप प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ वाटर यूज्ड इन। आपसे पूछा गया है, इट इज़ द यील्ड ऑफ मार्केटेबल क्रॉप प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वाटर यूज इन एवोपरेशन। तो इसको जो राइट आंसर है वो है सेकंड, वाटर यूज इफिशिएंसी इसको कहते हैं। और यहाँ पे जो आपको टर्मिनोलॉजी दी हैं इनके बारे में थोड़ा जान लो। पहले तो दिया है वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी। तो वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है ये होता है E इक्वल टू वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन अपॉन वाटर डिलीवरेटेड फ्रॉम द सोर्स इंटू 100। कितना वाटर स्टोर किया गया है रूट जोन में और कितना वाटर डिलीवर्ड किया गया है फील्ड में, तो इसको कहते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। फिर आता है वाटर कन्वे एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, वाटर डिलीवरेटेड टू द फील्ड, कितना वाटर डिलीवर किया गया है फील्ड में। फिर इसके अपान में आता है वाटर डिलीवरेटेड फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से कितना गया है और फील्ड में कितना गया है, इसके रेशियो को हम वाटर कन्वेयर एफिशिएंसी कहते हैं। फिर आता है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, थर्ड वाला। इसमें क्या होता है, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन अपान वाटर नीडेड टू रूट जोन इनटू 100। कितना वाटर नीड है रूट जोन में, ठीक, कितनी आवश्यकता है रूट जोन को, और कितना वाटर रूट जोन में है, इसके जो रेशियो को हम कहते हैं वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, ठीक है। इसी के साथ साथ इफिशिएंसी की बात करना है तो पहले देख लो इफिशिएंसी की डेफिनेशन। इट इज़ अ रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, कितना आउटपुट आ रहा है और कितना इनपुट हम दे रहे हैं, इसके रेशियो को आउटपुट इनपुट रेशियो को ही हम इफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट है इरिगेशन एफिशिएंसी, इसको आप समझ लीजिए। इट इज़ द रेशियो ऑफ इरिगेशन वाटर यूटिलाइज्ड बाय ए क्रॉप ऑफ एन इरिगेशन फॉर्म और प्रोजेक्ट टू द वाटर डिलीवरेटेड टू फार्म सोर्स, ठीक है। तो इसको हम इरिगेशन एफिशिएंसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ एग्रोनॉमिक इरोजन प्रिवेंटिंग मेजर। जब भी इरोजन होता है, पहले तो इरोजन को समझो। इरोजन क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, उसको हम इरोजन कहेंगे। एक जगह से पार्टिकल्स का दूसरे जगह चला जाना, उसको इरोजन कहते हैं। ये
बहुत सारे मेथड के थ्रू होगा, विंड के थ्रू भी होता है, वाटर के थ्रू भी होता है। फिर विंड में बहुत से फैक्टर्स आते हैं, ऐसे ही वाटर में बहुत सारे फैक्टर आते हैं, फ्लडिंग वाटर, ये सब कुछ, ठीक है, जैसा कि आपको पता भी होगा इरोजन। इसका जो प्रिवेंशन करते हैं उसके मेजर कौन से हैं, और मेजर में भी बहुत सारे मेजर आते हैं। इसमें पूछा गया इट इज़ अ नॉट, कौन सा ऐसा नहीं मतलब इरोजन का ऐसा कौन सा मेथड नहीं है जो एग्रोनॉमिक मेजर में नहीं आता है। पहला तो कंटूर बंडिंग, ठीक है, दूसरा टिलेज, फिर कंटूर कल्टीवेशन, फिर मल्चिंग। पहले समझ लो कि टिलेज क्या होता है। टिलेज में क्या होता है, जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सॉइल को डिग करते हैं, खोदते हैं या प्लाउ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं टिलेज। फिर आता है कंटूर कल्टीवेशन। कंटूर कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम ऐसे एरिया में क्रॉप को उगाते हैं जहाँ पे सॉइल एंडुलेटिंग है, उनको हम एक स्लोप में उगाते हैं ताकि इरोजन है वो कम हो, उसको कंटूर कल्टीवेशन कहेंगे, ठीक है। फिर आता है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग भी दो तरीके से होती है, पहले होती है ऑर्गेनिक, फिर होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम बात करें तो ऐसी मल्च का यूज़ करना जो अपने आप डिकम्पोज हो जाती है, जैसे कि भूसा हो गया, ठीक है, क्रॉप का रिड्यूस हो गया, इसको हम ऑर्गेनिक मल्च कहेंगे। फिर दूसरा आता है इनऑर्गेनिक मल्चिंग। इनऑर्गेनिक मल्चिंग में क्या होता है, प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक में भी हम वाइट और ब्लैक को यूज़ करते हैं। तो ये सारी हमारी आती है एग्रोनॉमिक मेजर में। लेकिन इसमें जो कंटूर बंडिंग है, कंटूर बंड क्रिएट करना, ठीक है, कंटूर की परिभाषा तो आप जानते होंगे, लाइन कनेक्टिंग द इक्वल एलिवेशन इज नोन एज कंटूर लाइन। और कंटूर जो बंडिंग है ये एग्रोनॉमिक इरोजन प्रिवेंटिंग मेजर में नहीं आती है। तो राइट ऑप्शन ए है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लटिंग ऑफ फाइन डस्ट पार्टिकल थ्रू द एयर इज नोन एज फ्लटिंग। एक फ्लट मतलब बहना, साथ में जाना, ठीक है, फ्लट करना ऑफ फाइन डस्ट पार्टिकल, फाइन डस्ट पार्टिकल्स का थ्रू एयर, उसको क्या कहेंगे, साल्टेशन, वाटरेशन, सस्पेंशन, डस्टिंग। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया है, तो आप सिंपल आंसर इसका कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड वाला राइट है, सस्पेंशन। सस्पेंशन में ही जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इनका एक जगह से दूसरी जगह चला जाना ही सस्पेंशन कहलाता है, ठीक है। और वाटरेशन मतलब वाटर के दौरान, डस्ट मतलब डस्ट के फॉर्म में जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिस इज़ अ नॉट क्रॉप ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इंडिया की ओरिजिन की क्रॉप कौन सी नहीं है, पहला तो राइस है, इसका को ओरिजिन ये इंडो बर्मा रीजन है। इंडो मतलब इंडिया, वर्मा मतलब वर्मा का क्षेत्र। जो मेज़ का भी, मेज़ का कहाँ है, मेज़ का मैक्सिको में, मस्टर्ड का है इंडिया में है, और कॉटन का भी इंडिया ओरिजिन माना जाता है, ओरिजिन प्लेस, ठीक है। मेज़ का मैक्सिको है, तो फिर मेज़ यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है, सेकंड वाला। फिर बढ़ते हैं, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, कहाँ है, तो ये झांसी में सिचुएटेड है, और इसका राइट ऑप्शन आपका सेकंड वाला है, ठीक है। इंस्टीट्यूट काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम में इस बार पूछा गया था, कुछ आईसीआर के थ्रू इंस्टीट्यूट बनाए गए, जैसे आईआईवीआर, इसमें कंफ्यूज जाते हैं, कभी कभी हम वेजिटेबल कर देते हैं, तो कभी कभी हम इसमें क्या वेटनरी कर देते हैं। तो आईआईवीआर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वो का आपका बनारस में है, ठीक है, और वेटनरी आपका डी में है, ठीक है, कर्नाल हरियाणा में है। फिर आता है आईसीआर का एक इंस्टीट्यूट, अभी जो इस बार पूछा गया था उसमें आपसे पूछा गया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करके, तो वो आपका मऊ में है, और बायोलॉजिकल कंट्रोल से पूछा गया था तो वो दिल्ली में है। फिर आता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक एंड रिसोर्सेज, जो कि NBPGR नई दिल्ली में है, ये भी। आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, तो माइक्रो जो मैक्रो होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स उसको कहते हैं ग्रोथ थ्योरी, ठीक है, और माइक्रो को कहते हैं हम क्या, प्राइस थ्योरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम हैज़ बीन डिजाइन एज द मॉडल स्कीम प्रिपेयर्ड बाई, तो किसान क्रेडिट कार्ड KCC स्कीम थी, किस मॉडल पे इसको डिज़ाइन किया गया, तो अपेडा, ट्राइफेड, नबार्ड या नफेड। तो राइट ऑप्शन इसका आपका होने वाला है थर्ड वाला, नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, और 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अपेडा का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एंड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन इसका थर्ड वाला था। आगे बढ़ते हैं, ये स्मॉल चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी लीड टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड।
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट होने वाला है, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। ठीक है, आगे बढ़िए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है भोपाल में आपका, ऑप्शन थर्ड इसका राइट होने वाला है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये भोपाल में है। और फिर इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कजरी, इसका पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जोधपुर में है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1959 में हुई थी। एक है CARI, इसका मतलब होता है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इज्जत नगर बरेली में है। और इसी के साथ एक जो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है वो है CIAE, इसका मतलब होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, भोपाल मध्य प्रदेश में है। और CIAH, इसका मतलब होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, जो बीकानेर में राजस्थान में है। और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। दो में कन्फ्यूज़न होता है, पहला तो कजरी और दूसरा CIAH। जो CIAH है तो ये बीकानेर में है और जो कजरी है आपका ये जोधपुर में है, इसको याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा जाता है CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर कर्नाटका में 1950 में इसकी स्थापना हुई थी।